दवा से फायदा होगा कि होगा जहर कातिल से। मर्ज की क्या दवा है, मर्ज इज अ पेशेंट, मर्ज की क्या दवा है ये कोई बीमार क्या जाने। अगर आपको मर्ज की दवाई, अगर आपको पेशेंट की दवाई जानना है तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ करना। समराइज, नंबर 1 आपकी कॉलेज की ओपीडी और कॉलेज में फाइनल ईयर थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल लेक्चर्स, थेरापेटिक। दूसरा जो है वो आपके आसपास जो होम्योपैथ्स हैं उनके क्लिनिक्स। तीसरा जो है वो आपके आसपास जर्नल्स। ये रिसोर्सेज को अगर आप प्रैक्टिकली यूटिलाइज करेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फॉर दिस प्रैक्टिकल एंड। होम्योपैथी सबके पास पहुंचे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए ये डॉक्टर कुणाल जैसा मेडिक टॉक्स शुरू करना चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेडिक टॉक्स पे। तो आज हम आपकी क्वेरीज के आंसर लेके आए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पार्थ माकड़ सर, कि जो पिछले 14 साल से एक होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और म्यूजिक थेरापिस्ट के बतौर अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे होम्योपैथिक टीचर्स से होम्योपैथी सीखा है। बहुत सारे सालों से ये पेशेंट्स की सेवा करते हैं। होम्योपैथी में इनका बहुत ही बड़ा नाम है। ब्लॉग्स, देन बुक्स, देन यूट्यूब चैनल और बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पार्थ माकड़ सर का, और आज आपकी क्वेरीज के वो आंसर देंगे। लेट्स वेलकम डॉक्टर पार्थ सर। Thank you very much, Dr. Kunal. And let me congratulate first of you that Medic Talks, ये जो आपने अपना इनिशिएटिव लिया है, this is one of the finest thing a young homeopath can do. So you did it very right, and it is very very necessary कि जब स्टूडेंट होम्योपैथी में एडमिशन ले उसके बाद में आगे जाके कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चैलेंजेस आती है, और वो सारी चीज़ों को भी इसी तरह से सीखें जैसे हम लोग मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनोन सीखते हैं। आज शायद मटीरिया और ऑर्गेनोन आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेगा, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना, दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल डायमेंशन। और खास करके डॉक्टर कुणाल इज अ वेरी यंग गाय, एंड व्हेन ही टॉक्स लाइक दैट, यू नो, इट बिकम्स वेरी रिलेटेबल. So this is very very great to you, Dr. Kunal, and your team of Medic Talks to create such a wonderful platform where we can share our ideas and share something with the students. Hello all. थैंक यू वेरी मच सर। पार्थ सर ने 2007 से ये काम स्टार्ट किया है, और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2008 में एक ड्रग प्रूविंग के दौरान। Which drug was that? It was, I think, citrus lemon. Citrus lemon. So तब से मैं उनको वर्क करते हुए देख रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही हार्ड वर्क किया है उन्होंने, मैंने देखा है। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि ये स्ट्रगल के दिन कैसे थे उनके, और हम एक गाइडेंस लेंगे उनसे कि कैसे ये स्ट्रगल के दिन को फेस करना है, और कैसे अपनी श्रद्धा जो है, अपना फेथ जो है, वो होम्योपैथी में रखना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है सर, कि जो लोग, जो बच्चे, स्टूडेंट्स जो होम्योपैथी में एनरोल होते हैं, ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 4th ईयर और इंटर्नशिप, वो एक दिक्कत सी महसूस करते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको प्रैक्टिकल में थोड़ा कम नॉलेज होता है, तो वो भी बहुत ही प्रॉब्लम में होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बिगिन कहाँ से करें? How to begin, where to begin? देखिए, बिगिनिंग की अगर बात की जाए तो द डे व्हेन यू आर टेकिंग एन एडमिशन इन होम्योपैथी, इट इज वेरी वेरी एडवाइजेबल दैट वी स्टार्ट क्रिएटिंग अ क्लैरिटी विद इन। दो क्लैरिटी हमारे अंदर बिल्ड होनी चाहिए राइट फ्रॉम द डे वन। पहली बात कि मैंने जिस ब्रांच में एडमिशन लिया है उधर मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। बीइंग फिजिशियन या बीइंग डॉक्टर विद इन इज समथिंग which has to start from day one. हमारा चाहे हेल्थ की तौर पे देखने का नजरिया हो, चाहे हमारे अंदर एक बिल्ट हुई सिंसियरिटी हो, चाहे हमारे अंदर एक बिल्ट हो रही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे हमारे अंदर एक बिल्ट हो रही एक प्रकार की
एक मेडिको का एक जो इसको मैं पॉजिटिव ईगो या आइडेंटिटी बोलूंगा कि जहाँ पे यू आर गेटिंग वेरी वेरी क्लियर कि कल जाके सोसाइटी में मुझे एक एक ऐसे इश्यू के साथ डील करना है कि जहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति को लोग भगवान तक का दर्जा दे देते हैं। तो उसके लिए मुझे मेरे अंदर जो भी कुछ साइंटिफिसिटी, जो भी कुछ कंपैशनेट एटीट्यूड और जो भी कुछ क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करनी है वो मुझे करनी शुरू कर देनी पड़ेगी। तो ये एक पहली बात है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। और दूसरा जो पार्ट है वो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन रहा हूँ। एंड उसमें बहुत ही वंडरफुल पार्ट ये है, डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर में जो मेजर प्लस डिफरेंस है वो ये है कि एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक डायमेंशन में अगर अलर्ट रह के प्रिस्क्राइब करता है तो कहीं ना कहीं वो रिपीटेटिव प्रिस्क्रिप्शन से वो जो चेंजेस लाने होते हैं पेशेंट में वो ला सकते हैं, वेरी नाइस। पर उधर जो भी कुछ लिमिटेशंस हैं उसको आपको एक्सेप्ट कर देनी है कि भैया आपके केस में बिकॉज यू आर गिविंग एन ऑटो इम्यून डिजीज आपको इम्यूनो सप्रेसेंट तो देना ही पड़ेगा, तो एजोरान तो है ही। आपका डिजीज जब एक्यूट होगा तो मुझे स्टीरॉइड देना ही पड़ेगा, तो मुझे स्टीरॉइड देना ही है। अब उसके कारण जो भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं आई एम हेल्पलेस बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। ये एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर का ये एक पार्ट है, ये एक डायमेंशन है। बट एग्जैक्टली अदरवाइज व्हेन यू कम इनटू अ होम्योपैथी, देन जब आप एक होम्योपैथ बन रहे हैं यू आर बिकमिंग अ गुड लिसनर, a wonderful doctor who gives enough time to each patient to understand their problem, and then whatever medicines you are prescribing, तो उसको आप एट द एंड बिना कोई हार्म किए, बिना कोई व्यक्ति की सिस्टम को डैमेज किए आप उनको अच्छा कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई बीइंग अ डॉक्टर तो यू आर ग्रेट, बीइंग अ होम्योपैथ यू आर स्टिल मोर डूइंग वेल विद दिस थिंग। ये पार्ट अपने अंदर अगर जितना जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाएगा उतना जल्दी आप एक अच्छे होम्योपैथ बनने की दिशा में नेचुरली आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इसी से जुड़ा दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक है चलो हमने एडमिशन ले लिया है एंड नाउ वी आर स्टडीइंग होम्योपैथी, Right. ओके, तो अब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी कंप्लेन करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा जीरो है या हमारा एक्सपोजर है ही नहीं। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम कहां से गेन करें? ये प्रैक्टिकल नॉलेज का लिटरेचर कैसा है? कौन सी मेथड अच्छी है, बेस्ट है, जो हम फॉलो करके हम सक्सेसफुल हो? डॉक्टर कुणाल ने शुरू में बोला कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। अब मैं उसको स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगा, पर ऐसा जरूर बोलूंगा कि जो जनरेशन का डिफरेंस है उसमें ये जरूर है कि आपके ये क्वेश्चन को इंटरनेट ने अच्छे खासे स्केल पे सॉल्व कर दिया है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर देयर वाज वन वीडियो कोर्स ऑफ डॉक्टर शंकरन इन मुंबई एंड आई बुक्ड माय टिकट फॉर दैट। द टिकट वाज ओनली आई थिंक 74 रुपीज बिकॉज आई बुक्ड इट इन जनरल कोच। और उधर तो ऑब्वियसली आप थोड़े से लेट पहुंचे तो आपको फिर पूरी रात बैठ के ही गुजारनी है, तो फिर आप पूरी रात बैठ के उधर गए। सेकंड डे मॉर्निंग, अब होटल एक रात के लिए कहाँ बुक करेंगे क्योंकि आज ही रात निकल जाना है, एक ही दिन का सेशन है, तो आप फिर वॉशरूम उधर ही यूज कर लेते हैं रेलवे के एरिया में, एंड देन यू डायरेक्टली गो टू अ सेमिनार हॉल। बट लेट मी टेल यू, लेकिन उसके बाद जो कंसंट्रेशन होता था ना कि अब मैं इतना करके आया हूं तो अब मुझे इतना पा लेना है उससे, वो कहीं ना कहीं शायद इतने कन्वीनियंस वाले डिजिटल कोर्सेज में आपको ना मिले। बट यस, इफ यू आर अलर्ट इनफ यू कैन रिसीव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज दीज डेज वाया इंटरनेट। पर सबसे पहला स्टेज यही है कि आप जब स्टूडेंट हैं तब हो सके वहां तक अपने आसपास के अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स, अपनी कॉलेज की जो ओपीडीज होती हैं उसमें पहले तो एकदम अलर्टनेस से, एकदम ओपननेस के साथ यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। मुझे आज भी याद है कि जब हमारी भी कॉलेज में वो ओपीडी वगैरह हुआ करती थी
तो आई यूज टू गो विथ सो लॉट ऑफ इतना कि जैसे कि मेरा ही केस है और फिर जैसे ही केस में सर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया तो हमने देखा है कि कई बार स्टूडेंट होते हैं, सर क्या दिया? अब ये क्या दिया इज अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन. द राइट क्वेश्चन शुड बी क्यों दिया. आपने क्या दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों दिया, सर ने इसमें से क्या लिया जिससे वो ये प्रिस्क्रिप्शन पे आए, वो समझना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स में कई बार सिर्फ वही देखने का जरूरी समझते हैं कि सर ने एलियम सेपा दी इधर की एरम ट्रिफिलिनम दी, बट वो लोग नहीं, वो कई बार फोकस हमारा छूट जाता है कि क्या देना है और वो क्या देते हैं, वो क्यों देना है. सो द आइडिया इज दैट अपनी ओपीडीज में अलर्ट रहें. फिर जब आप इंटर्नशिप्स में आए या तो फाइनल ईयर में आए तो मेक श्योर कि आपके आसपास जो भी सीनियर होम्योपैथ्स हैं, आपकी कॉलेज के अगर कोई प्रोफेसर जो हैं वो कहीं प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं अगर, तो उनके पास जाएं, उनके क्लिनिक में बैठें और विदाउट कीपिंग बायसेस इन अ माइंड, विदाउट कीपिंग फिक्सिटीज इन अ माइंड. हमने देखा है कई बार कि स्टूडेंट्स जब बैठने के लिए आते हैं तो रादर देन लर्निंग दे आर कमिंग टू जज द फिजिशियन. ये डॉक्टर कैसे करते हैं, मुझे देखने दो, पेशेंट के साथ कैसे बात करते हैं. और अगर कभी पेशेंट को बुल से दवाई देने का काम आ गया तो उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई रिसेप्शनिस्ट का काम कर लिया है, हम तो डॉक्टर बनने वाले हैं. लर्निंग में इट्स नॉट लाइक दैट. आई स्टिल रिमेम्बर द डेज वेयर कि सेमिनार में दोपहर के टाइम का अगर ठंडे पानी रखने का बर्फ खत्म हो जाए तो वो लेने के लिए भी हम लोग दौड़ते रहते थे, जस्ट इसी आशा से कि उसके कारण सेमिनार के बाद उस मास्टर के साथ कुछ और पल रहने को मिल जाए तो कुछ और सीखने को मिल जाएगा. सो विथ अ ओपन माइंड, विथ अ कंप्लीट लर्निंग एटीट्यूड, अगर आप किसी के क्लिनिक पे जाते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट. सो आसपास का क्लिनिक वो सबसे बड़ा आपका लिटरेचर है. दैट्स द बेस्ट थिंग. द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर इन द प्रैक्टिकली अगर नॉलेज में अगर बात की जाए तो अपने आसपास दिखते हुए पेशेंट्स, आपके चाचा का लड़का, फूफा का बेटा, फूफा खुद, जो सिर्फ इसीलिए आपसे दवाई लेते हैं कि उनको घर दवाई भी चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलना है, आप घर पे जाके दवाई दे के आओ, इसीलिए आपसे वो दवाई ले रहे हैं. आप उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन के तौर पे लीजिए. कैसे डील करना, कैसे सीखना, कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे वो रेजिस्टेंस जो आता है पेशेंट डॉक्टर में उसको ब्रेक करना. तो वो सारी चीजों के साथ तो आपके आसपास. आई रिमेम्बर भाई डॉक्टर कुणाल, मैं आनंद से आई वाज डूइंग पीजी, तो उधर जाने के लिए मुझे 2 घंटे का रास्ता ट्रेन में गुजारना पड़ता है. तो वो जो ट्रेन का जो रास्ता है, आई स्टिल रिमेम्बर दैट वो ट्रेन में आई थिंक आफ्टर फर्स्ट 2 to 3 months ऑफ अप डाउन, देन देयर यूज्ड टू बी माय एवरीडे ओपीडी इन द ट्रेन. मतलब वो लोग एक जगह रखते थे कि इधर डॉक्टर साहब आके बैठेंगे, आज ये आएगा एसिडिटी की दवाई बोलेगा और दवाई लेने के लिए बैठने वाला है. फिर वो पास वाले डब्बे वाला आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार जुकाम बहुत ज्यादा है, आप आज आनंद पहुंचते वक्त मेरा केस ले लीजिएगा. सो द आइडिया इज दैट you are having lot of patients around you. Have an open and physician's eye to learn from them. So that is also one very practical, very big literature available to you. And the third thing is obviously be proactive about, अगर आपके सिटी में कोई सिखाते हैं तो बहुत अच्छा, किसी का वर्कशॉप्स होते हैं तो बहुत अच्छा, किसी के सेमिनार्स होते हैं तो बहुत अच्छा. अदरवाइज जो आजकल जो भी मास्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर विथोल कास ले लीजिए, डॉक्टर राजन शंकरन ले लीजिए, डॉक्टर दिनेश चौहान है, डॉक्टर जयेश शाह हैं, डॉक्टर महेश गांधी हैं, डॉक्टर साइगल सिस्टम के बहुत सारे सर टीचर्स हैं, डॉक्टर मनीष भाटिया हैं जो राजस्थान में जयपुर से बहुत ही अच्छा सिखाते हैं. सो whomsoever who are teaching you via online modules, यान शॉल्टन जैसे मास्टर्स के फॉरेन में भी क्लास होते हैं तो उनके भी बहुत सारे लिंक्स इधर होते हैं, तो उससे भी आप अच्छा खासा ले सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड लास्ट पॉइंट बिफोर फिनिशिंग माय आंसर इज दैट एक चीज जिसकी शायद बहुत कम स्टूडेंट्स को आदत है, रीड जर्नल्स. आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, आई एम श्योर
बहुत सारी जर्नल्स, चाहे वो नेशनल जर्नल्स ऑफ होम्योपैथी हो, एनजेएच हो, या तो वो होम्योपैथी हेरिटेज हो, या तो वो द लिंक्स जो जर्नल आती है वो हो, बहुत सारी ऐसी होम्योपैथी के सीसीएच सीसीआरएच की अपनी खुद की जर्नल आती है, हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होम्योपैथी की। आपके आसपास जो भी जर्नल्स आती है आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में, तो जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, वैसे एक आदत डाल दीजिए कि हर रोज कॉलेज में एक ब्रेक के दौरान मैं कोई एक केस पढ़ लूंगा जिसका एनालिसिस भी दिया गया हो, प्रिस्क्रिप्शन भी दिया गया हो, और वो कोई रेमेडी का हो। उससे भी आपके मन में बहुत ज्यादा डायमेंशंस जो है वो ओपन होंगे। मुझे आज भी याद है मेरा पहला इम्पोन्ड्रेबेलिया केस, मैग्नेटिस पोलियम्बो, वो मैंने एक लिंक्स में एक मैग्नेटिस का केस आया था, और वो मैंने कहीं पढ़ते वक्त ऐसे ही रैंडमली पढ़ा था वो केस, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट की ऐसा कैसा मैग्नेट में भी दवाई बनती है। और फिर प्रैक्टिस में जब पहली बार केस आया तब मालूम पड़ा कि अच्छा ये जो इश्यूज है मैंने वो जर्नल में पढ़े थे, और फिर मैं उसकी मटीरिया पे गया। सो द आइडिया इज कीप रीडिंग द जर्नल्स। सो टू समराइज, नंबर 1, आपकी कॉलेज की ओपीडी और कॉलेज में फाइनल ईयर थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल लेक्चर्स, थेरापेटिक के लेक्चर्स, ये सबसे पहला प्रैक्टिकल एंगल है। दूसरा जो है वो आपके आसपास जो होम्योपैथ्स हैं उनके क्लिनिक्स। तीसरा जो है वो आपके सिटी में जो होम्योपैथ्स क्लिनिकली ट्रेन करते हैं वो होम्योपैथ्स। चौथा जो सोर्स है वो आपके आसपास के पेशेंट्स, आपके खुद जो जिनके केस ले सकते हो ऐसे पेशेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। और फिफ्थ लास्ट इज दी ऑनलाइन सारे जो रिसोर्सेस हैं वो, एंड द मतलब सेकेंड लास्ट इज दैट, एंड द लास्ट वन इज दी जर्नल्स। ये 6 रिसोर्सेज को अगर आप प्रैक्टिकली यूटिलाइज करेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फॉर दिस प्रैक्टिकल एंगल। ओके, तो अब सर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही सताता है ये क्वेश्चन। तो ले लिया हमने, नॉलेज ले लिया, बहुत सारे जगह से हम पढ़ के आए, पेशेंट्स देखे, बढ़िया है, ठीक है। तो अभी होम्योपैथी में बहुत सारी मेथड्स है, तो इनमें से हम कौन सी मेथड फॉलो करें और क्यों? This question is also, for me, it is very difficult to answer because each method is having its own beauty. तो कौन सी मेथड अच्छी, ऐसा आंसर देने से ज़्यादा मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप ये समझें कि कौन सी मेथड का स्कोप कहाँ पे है, कौन सी मेथड कहाँ पे बेस्ट यूटिलाइज हो सकती है। जैसे कि एक केस आपके पास आता है विद अ पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स, आपके पास बहुत ही कम सिम्टम्स हैं जो आपको पेशेंट दे रहा है, तो उस वक्त आपको कहीं ना कहीं थेरापेटिक नॉलेज पे आपको फोकस करके प्रिस्क्रिप्शन ढूंढना होगा। और अगर इट इज़ वेरी मच अदरवाइज कि जैसे पेशेंट का पूरा एनर्जी पैटर्न आपके सामने है, पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज टिपिकल है, पेशेंट की यूज्ड लैंग्वेज डिफरेंट है, अच्छा खासा सबकॉन्शियस डेटा मिलता है, तो आप उस केस में किंगडम क्लासिफिकेशन, सब किंगडम क्लासिफिकेशन, उनका मायाज़म और उनका सोर्स समझ के आप उनके सही प्रिस्क्रिप्शन के और पे लेके जा सकते हैं। तो उधर डॉक्टर शंकरन का प्रिपेयर्ड या उनकी टीम का प्रिपेयर्ड लिटरेचर आपको काम आएगा। अगर आपको केस ऐसा मिलता है जिसमें आपके पास टिपिकली कुछ जनरल सिम्टम्स हैं, कुछ पास्ट हिस्ट्री है, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल्स हैं, और तो आपको उसका टोटालिटी बना के केंट्स रेपर्टरी में जाना है। अगर किसी केस में आपके पास बहुत ज़्यादा मोडालिटीज़ अवेलेबल है तो आपको बॉर्निंग हुसैन को ज़्यादा फोकस में रखना है, और आपको उनकी जो लिटरेचर है, उनका प्रिपेयर्ड लिटरेचर है, उसमें से आप जा सकते हैं। कई केसेस में आपको लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कंप्लेंट्स या इन्फेक्शियस डिजीजेज मिलते हैं, या ऐसा लेयर मिलता है कि जहाँ पे आपको नोजोड देने की ज़रूरत लगती है, सार्कोड देने की ज़रूरत लगती है, बोविल नोजोड देने की ज़रूरत लगती है, तो वो पूरा अलग डायमेंशन है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट अल्टीमेटली इट इज़ द पेशेंट हु इज़ डिसाइडिंग द मेथड, कि कहाँ पे आपको एक रूब्रिक ऐसा मिला जो मैंने डॉक्टर सहगल के सेशन में सुना था और वो बहुत सही था, उसी की दिशा से मैं आगे जाके इस केस में मैं प्रिस्क्राइब कर पाऊंगा। और किसी केस में मुझे किंगडम मिली, किसी केस में मुझे पिक्यूलियर रूब्रिक मिला, किसी केस में मुझे लेयर्स देखने हैं कि इधर पहले तो एक नोजोड देना पड़ेगा, फिर एक इम्पोर्टेंट और एक लेयर देना पड़ेगा, फिर उसकी CR तक मैं जा पाऊंगा। सो द आइडिया इज एट द एंड ऑफ द डे
You cannot decide that, I will prescribe in this way. Let the patient decide that ultimately from which source of literature you will be able to reach to his simillimum. So the rightest method is the understanding of yourself, which is getting developed over a period of time within you after seeing lot of patients. एंड ग्रेजुअली उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आप जो कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन पे पहुंचते हैं, दैट इज द राइटेस्ट मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, बिकॉज ईच होम्योपैथ विद अ गुड इंटेंट and with an intent to prescribe similimum is practicing the right method. ओके सर, तो अब हमने ये ठान लिया है कि हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस सेटअप करने के बाद जो डिफिकल्टीज होती है, रिलेटिव्स का क्रिटिसिज्म होता है, पेशेंट्स का, जनरल पब्लिक का क्रिटिसिज्म जो होता है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो एक बिगिनर को बहुत ही परेशान करता है। True. तो उसको कैसे फेस करेंगे हम? उसका एक ही वर्ड में उसका मैं आंसर दूंगा, एंड दैट आंसर लाइज इन द वर्ड कन्विक्शन। आप कितने खुद के साथ और खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पैथी के साथ आप कितने कन्विंस्ड हैं। अगर एक बार इफ यू योरसेल्फ इज कंप्लीटली कन्विंस्ड, नो क्रिटिसिज्म कैन अफेक्ट यू। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। मैं आपको बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा। मैं आई थिंक फाइनल ईयर में था, तो मेरे एक रिलेटिव को एक बहुत ही रिनाउंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए जाना था। तो मैं उधर उनको एकम्पनी करने के लिए गया तो मेरे रिलेटिव ने तो मेरी पहचान करवाई कि ही इज़ द डॉक्टर। अब इतना बड़ा डॉक्टर ने बोला, अच्छा आप डॉक्टर हो? तो फिर बोला कि आप कौन सी ब्रांच में पढ़ते हो? तो वेरी सबकॉन्शियसली immediately I answered that नहीं मैं होम्योपैथ हूँ। एंड देन दैट डॉक्टर scolded me like anything. He said आप ऐसे क्यों बोले कि नहीं मैं एक होम्योपैथ हूँ? आई आस्क्ड यू कि आप डॉक्टर हो, तो आपका जवाब होना चाहिए था हाँ मेरी ब्रांच होम्योपैथी है। ये नहीं मैं होम्योपैथ हूँ, दिस इज सजेस्टिंग दैट यू आर लेस कन्विंस्ड विथ योर ब्रांच। एंड ऑन दैट डे आई रिसीव्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि सबसे पहला तो हमें हमारे मन के अंदर एक वो भाव क्रिएट करना होगा कि हम एक होम्योपैथ हैं और हम एक प्राउड होम्योपैथ हैं, बिकॉज विथ आवर मेडिसिन्स वी आर ट्रीटिंग लॉट मेनी पेशेंट्स। सो द पॉइंट इज, और शायद आपने अभी प्रैक्टिस शुरू ही की है, तो यू आर अ बिगिनर, तो आप कोई तो शुरू करता है कहीं से, तो आपकी पैथी में उतना पोटेंशियल है कि आप अच्छे केसेस को ट्रीट कर पाएँ। सो दैट्स वाई मेक योर सेल्फ कन्विंस्ड फ्रॉम इनसाइड दैट यस आई एम अ होम्योपैथ, and homeopathy is a branch of the medicine which is having an immense potential in treating lot of cases, which includes everyday acute cases till chronic conditions or the challenging cases. ये conviction जितना आपके अंदर फाउंडेशन के तौर पे बैठ जाएगा उतना आपको क्रिटिसिज्म अफेक्ट नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है सर। तो ये कन्विक्शन बहुत ही ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो ठीक है, अभी हम ये कन्विक्शन लेके बैठ गए। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करूँगा। तो होम्योपैथी सबके पास पहुँचे, ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक होम्योपैथ अपनी बात कैसे लोगों तक पहुँचाए, ये कैसे होगा? उसके लिए ये डॉक्टर कुणाल जैसा मेडिक टॉक्स शुरू करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने पिछले 10-15 सालों में जो भी कुछ क्लिनिकल एक्सपोजर पाया है, उसका एक बहुत पैरेलल क्राइटेरिया है दैट मैं विदाउट एनी सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट और शेम बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ कहूँगा कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोएक्टिव इन ब्रांडिंग द क्लिनिक और
in sending the idea of practice to the patients and in the society. और ये बहुत ज़रूरी है. हम ऐसा समझते हैं कि मार्केटिंग गलत है या तो किसी चीज़ को ब्रांड बना के सेल करना वो सही नहीं है, ऐसा हमारे मन में कहीं ना कहीं बहुत कंडीशनड है सालों से. और कहीं ना कहीं इसी के कारण हम प्रोएक्टिव होकर प्रैक्टिस की शुरुआत नहीं करते. हम प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करते हैं? हमने क्लिनिक ले लिया, सेटअप कर लिया, बैठ गए, अब हम वेट करते हैं कि किसी दिन पेशेंट आएगा. और हमारे जब भी किसी व्यक्ति के पास आपको जाना है, बोलना है, होम्योपैथी के बारे में बताना है, तो पहला आपको सोच में आएगा कि नहीं नहीं, हमारे सीनियर्स कितने बड़े हैं, हमारे आसपास कई बड़े होम्योपैथ्स हैं, मैं अपने बाप को क्या बोलूं, मैं तो कितना छोटा हूं. वी आर जनरली अ काइंड ऑफ victim of the complexes for ourselves, which should not be there. Ideally, see, any sincere practitioner at any stage, डॉक्टर जयेश शाह के पास, सर के पास मैं बहुत सीखा हूँ. तो उनका एक केस था, एंड आप सोचिए कि जो लोग जितने बड़े जितने सक्सेसफुल होते जाते हैं उतने हम्बल होते जाते हैं. इट इज़ अगर वो बंदा हम्बल नहीं है ना, समझिए उनके सक्सेस में कुछ मिसिंग है. डॉक्टर जयेश शाह सर ने बहुत ही अच्छा एक बार बताया था. वो एक सेमिनार ले रहे थे और उनका प्रिस्क्रिप्शन देख के एवरीबडी वाज इन कंप्लीट ऑ कि सर कैसी दवाई कैसे दिया आपने. तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई आप कोई सवाल हो तो पूछो. तो किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर हम आपके जैसे प्रिस्क्रिप्शन कब दे पाएंगे, अभी तो हमें कुछ आता ही नहीं है. तो जयेश शाह सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया. उन्होंने बताया कि देखो भैया, इतने भी मेरे से इम्प्रेस मत हो. देखिए, एक होम्योपैथ के पास टोटल 10 केसेस आते हैं, ऐसा गिन लो, तो 5 केसेस में आप भी सही होंगे, मैं भी सही होऊंगा. 6 केसेस में शायद आपसे जो सीनियर प्रिस्क्राइबर होगा वो थोड़ा और सही होगा, आप गलत हो सकते हो. 7 केसेस में मैं सही हूं, शायद वो शायद सीनियर प्रैक्टिशनर भी थोड़े और गलत हो सकते हैं आपके एरिया में जो है वो. और बाकी के जो 3 केसेस हैं उसमें हम सब फेल हैं. सो जो डिफरेंस है पूरा आपका जो सीनियोरिटी की प्रोसेस का, वो 2 केसेस का है. वो ट्रैवल करना है, लाइफ टाइम लर्निंग लेना है, वो अलग बात हो गई. पर 5 में तो अगर आप नक्स वोमिका जानते हैं, अगर आप आर्सेनिक जानते हैं, अगर आप लाइकोपोडियम जानते हैं, अगर आप सेपिया सिलिका लिलियम टाइग्रिनम जानते हैं, अगर आप लेकेसेस एपिस मेलिफिका जानते हैं, आप क्लिनिक शुरू कर सकते हैं और आप लोगों तक होम्योपैथी की बात उनकी भाषा में पहुंचा सकते हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा आपके होम्योपैथी में एंटीबायोटिक होती है ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे लोग. टेल देम यस होती है, हमारी एंटीबायोटिक का टाइप अलग है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो पर अब अगर वो प्रोसेस पेशेंट नहीं समझ रहा है, इट्स ओके. फॉर देम इट मे बी एन एंटीबायोटिक, फॉर यू इट इज अ पायरोजिनम, इट इज द आर्सेनिकम 30, वॉट एवर यू हैव गिवन. फॉर यू इट कैन बी ट्यूबरकुलाइनम 1M. सो द आइडिया इज, I don't say that claim it as an antibiotic. What I want to convey is that लोगों की भाषा में होम्योपैथी के पोटेंशियल को प्रोएक्टिवली जब से क्लिनिक आप शुरू करते हो तब से पहुंचाने के लिए आपको ज़रूर एक्टिव होना है. उसमें कभी अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, आपके दोस्त आपकी टांग खींचते हैं, आपके सीनियर्स बोलते हैं कि भैया आप तो फेसबुक पे दिखते हो, भैया आप तो यूट्यूब पे दिखते हो, तो उनको हाथ जोड़ के बोलिए, जी सर ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो उसको मेरे लाना ही है, मुझे लाना ही है, तो मैं अपनी ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे करने दीजिए. एज सिंपल एज दैट. सो बी वेरी क्लियर एंड कन्विंस्ड अबाउट दैट. आपको हर एक की प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से डेवलप होती है, उसमें आपको जो तरीका कन्वीनियंट रहता है उस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को प्रोएक्टिवली आगे ले जाने के लिए ज़रूर हमेशा काम करते रहिए. दिस इज़ माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू ऑल द बिगिनर प्रैक्टिशनर्स. एंड उसमें भी जो अभी का ये जो डिजिटल जो कंटेंट का जो काम है उसमें प्लीज़ वी हैव सीन, यू विल बी सरप्राइज डॉक्टर कुणाल. मुझे याद है कि जब यूट्यूब जस्ट इट वाज स्टार्टेड, इट वाज मतलब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया है 2007 में. एंड 2007 से
मैं आज भी मैं जब अपने वो वीडियो देखता हूँ मैं सोचता हूँ यार ये कितनी बुरी क्वालिटी थी, बोलने की भी, साउंड की भी, पिक्चर की भी, पर उस वक्त जो था उससे किया। फेसबुक शुरू हुआ था, ऑर्कुट शुरू हुआ था उससे पहले, ऑर्कुट में भी आई हैड पोस्टेड फॉर होम्योपैथी, फिर फेसबुक आया, आई पोस्टेड फॉर होम्योपैथी। और आज मैं जब देखता हूँ लॉट ऑफ न्यू बिगिनर्स, मुझे याद है सबसे पहला मेरा वेबसाइट शुरू हुआ था 2006 में। उस वक्त शायद गुजरात में हार्डली 1 या 2 डॉक्टर्स की वेबसाइट थी, वो भी नॉन फंक्शनल। उस वक्त आई स्टार्टेड होम्यो ई क्लिनिक, क्योंकि उस वक्त नया था कि ये ई लगा हो तो इंटरनेट वाला हो गया। सो द आइडिया इज दैट पहले से जब आप शुरू करते हैं आएगा क्रिटिसिज्म, आएगा, लोग बोल रहे हैं ये क्या वेबसाइट लगा रखा है, सामने पेशेंट आता है तो ही आपको आता है। आज कोविड आया तो हर कोई करने लगा कि मेरे से आप डिजिटल कंसल्टेशन ले लो। सो द पॉइंट इज, अगर आप आगे हैं वक्त से तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बट मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं उनका इंटेंट सही होना चाहिए। अगर उनका इंटेंट सही है, यू कीप डूइंग वट एवर यू फील राइट फॉर डेवलपिंग योर सेल्फ, फॉर डेवलपिंग होम्योपैथी। नाउ अब होम्योपैथी पे फिर से वापस आते हैं एज अ डॉक्टर, और बहुत सारे होम्योपैथ्स ऐसा क्लेम करते हैं आफ्टर सेटिंग अप ऑफ देयर प्रैक्टिस कि पेशेंट जो है वो जनरली लास्ट स्टेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही क्रॉनिक एलिमेंट वाला पेशेंट हो वो ही हमारे पास आता है। ये सही है? और अगर ये सही नहीं है तो प्रेजेंट सिनारियो क्या है? नहीं, ये इस सिनारियो में ये स्टेटमेंट या ये ऐसा बोलना वो बहुत कम सही मैं मानूंगा। उसका रीज़न ये है कि होम्योपैथी की अवेयरनेस एक तो लोगों में बहुत बड़ी है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि एक्यूट्स में एंटीबायोटिक का उपयोग या एंटीवायरल मेडिसिन का उपयोग ये हार्मफुल है, ऐसा भी लोगों के अवेयरनेस में बहुत बड़ा है। तो इनिशियली लोग जब होम्योपैथी सर्च करते थे तब कब करते थे कि जब आपके पास या तो अब सिर्फ स्टीरॉयड जैसी हार्मफुल मेडिसिन का चारा बचा है, या तो डॉक्टर ने सिर्फ अब ऑपरेशन करवाने का बोला है, और या तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप जब तक जिए तब तक आपको दवाई खानी है, आपके लिए अभी और मेरे पास कोई दवाई नहीं है, ऐसा बोलते थे। तो वो ऑल्टरनेट्स ढूंढते थे कि नहीं और कुछ पॉसिबल है, और उसमें फिर आयुर्वेद देखना, नेचुरोपैथी देखना, होम्योपैथी देखना, ऐसे लोग होम्योपैथी की एंगल पे जाते थे। अब कैसा हो चुका है, नाउ द पेशेंट्स कल्चर हैव चेंज्ड वेरी सिग्निफिकेंटली। अब वो लोग प्रिवेंटिव डायमेंशन से भी सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अब मेरा वजन बढ़ गया है, आगे जाके मुझे डायबिटीज़ हो सकता है, बेहतर है कि मैं पहले से ही होम्योपैथिक दवाई लूँ, लाइफस्टाइल चेंजेस कर लूँ, तो मुझे परमानेंटली वो दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो इसी तरह से लोग अब फीवर जब आता है तब भी सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि भाई कब तक मैं ये डोलो खाऊंगा या एंटीसिफिक्साइम खाऊंगा। बेहतर है कि एक होम्योपैथ है उनके पास जाऊं और बोलूं कि आपके पास तुरंत राहत हो ऐसी दवाई है। एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर हैविंग अ मार्वेलस मेडिसिन। आपको तो पता ही है, लाइक ऐसे हमारे पास अच्छे खासे केसेस हैं। आई एम श्योर मेरे सीनियर्स जिनका इन्होंने इंटरव्यू आगे लिया है, आगे भी लेने वाले हैं, उनके केसेस पास भी ऐसे बहुत ही रेफरेंसेस होंगे कि पेशेंट को बहुत एक्यूट कंप्लेंट, पेन लेके आया है, फीवर लेके आया है, आप उनको दवाई देते हो और बोलते हो कि बस इधर वेटिंग रूम में रेस्ट करो, और पेशेंट आधे घंटे बाद पेन से रिलीफ होके या फीवर डाउन करके चला जाता है। सो इतनी रैपिडली एक्टिंग मेडिसिन है, एक्यूट में भी काम करने वाली दवाइयाँ है, वो अवेयरनेस लोगों में अच्छी खासी बढ़ी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी यानी सिर्फ पुराने क्रोनिक एलिमेंट की या लास्ट स्टेजेस की दवाइयाँ। होम्योपैथी इज़ फॉर एनी डैम डिजीज़ व्हाट यू हैव, एनी डैम डिजीज़। और ये अप्रोच डॉक्टर कुणाल, ये अप्रोच मैं चाहूँगा कि आप जो है वो प्रैक्टिस की जब शुरुआत करें ना, तब आप में भी रखें पेशेंट को बताते वक्त कि भैया आपको बुखार आया है, अब दवाई मत ले लेना, मुझे फ़ोन करना, मैं आपको एक दवाई, या तो कोई आपको जुकाम हुआ है आप लिवोसेट्रिजन मत लेना, मुझे बोलना, आई विल बी एबल टू गिव यू समथिंग। आपके एंगल से भी वो प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऐसा क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो है। और ये जनरल रिमार्क है होम्योपैथी के बारे में। बहुत बारे में कुछ बताइए। ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है। ये क्योंकि होम्योपैथ जो बिगिनर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा देखने वाले, इसलिए मैं बताऊं कि फ्रेंड्स प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि होम्योपैथी इज स्लो।
अगर मुझे कोई भी पेशेंट ऐसा बोलता है ना, आई इमीडिएटली आंसर देम दैट होम्योपैथी इज नॉट स्लो, योर डिजीज इज सिंस लॉन्ग। आपका रोग बहुत पहले से आया है। अगर आपको अभी इसी वक्त अभी आपको 100 डिग्री बुखार है, क्योंकि कल आपने आइसक्रीम खाया था, सुबह आपका गला पकड़ा था, मैं मेरी एकोनाइट 30 आपको दूंगा तो आप घर पहुंचेंगे उससे पहले आपका बुखार उतर गया होगा। सो होम्योपैथी स्लो नहीं है, आपका डिजीज ऐसा है जो बहुत सालों से आपके अंदर डेवलप हो रहा है, नंबर 1। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक पेशेंट को समझाता हूं कि आपको स्लो इसीलिए लग रही है क्योंकि आपको हम लोग एक एंड पॉइंट दिखाते हैं। आप कभी एलोपैथी को स्लो नहीं बोलेंगे, पर एलोपैथी में ऐसा बोलेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर है, अब आप जब तक जिए तब तक आपको हर रोज सुबह एक बीपी की दवाई खानी है, तो आप उसको स्लो बोलेंगे कि फास्ट बोलेंगे? ये तो कोई पेश ही नहीं हुई भैया, आपको लास्ट तक दवाई खानी है। आप समझे? आप थायराइड हुआ है, आपको अब हमेशा थायरोनोम 100 mg हर रोज सुबह लेनी है। अब हम बोलेंगे कि भैया आप दवाई लीजिए, आपका थायराइड इस तरह से कम होगा कि आपकी थायरोनोम बंद होगी, होम्योपैथिक दवाई भी बंद होगी और आपका थायराइड नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा। अब पेशेंट पूछेगा कितना वक्त लगेगा, हम बोलेंगे 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, तो पेशेंट बोलता है अच्छा भैया आपकी तो बहुत स्लो है। अब ये कैसे स्लो हुई? हमने तो बोला 1 साल के अंदर आपका थायराइड अच्छा हो रहा है। अब समझिए डिफरेंस। एलोपैथी बोल रही है आप जब तक जियो तब तक खाओ। तो ये चीज़ों को अपने मन के अंदर बहुत क्लियर कर लीजिए। आप बीइंग अ प्रैक्टिशनर पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बीइंग अ प्रैक्टिशनर आप जितने कॉन्फिडेंट और कन्विंस्ड हैं उतना आप अपने पेशेंट को अच्छे से बता पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो होम्योपैथी इज एब्सोल्युटली नॉट स्लो एक्टिंग। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। वन ऑफ माई वेरी क्लोज नेट सेलिब्रिटी पेशेंट, इनका शाम को 7 बजे शो था, वेरी इंपॉर्टेंट शो। Thousands of people were there used to be, they were going to be a part of the show, और उनका ही गला बैठ गया। अब उनके नाम पे टिकट्स ली है लोगों ने और आपका गला नहीं चल रहा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट इट वाज अराउंड 4:30 व्हेन आई रिसीव्ड अ कॉल कि मेरा गला गया है, शाम को 7:30 बजे शो है, एजिथ्रोमाइसिन मैंने ले ली है, गला काम नहीं कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? Getting the point? And the medicine which I was giving to him, I prescribed, and I received a call by 6:15 कि my throat is fine now, much better, at least मेरा शो तो चला जाएगा। तो 1.5 घंटे में ये ट्रांजिट हो चुका है। So the point is, please, homeopathy is not slow. When it comes to a chronic complaint, to treat it permanently or to annihilate it in our organons language, to annihilate that, we need 6 months or 1 year or 2 years, और उतना लेने का आपके पास अधिकार है, क्योंकि आप उसको एनहिलेट कर रहे हो, सिर्फ सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे हो। अदरवाइज होम्योपैथी इज नॉट अ स्लो एक्टिंग मोड ऑफ ट्रीटमेंट। यस। सो अब हम जानते हैं कि सिटीज में होम्योपैथी बहुत ही नोन हो चुका है। बहुत ही सभी लोग ऑलमोस्ट जानते तो होते ही है कि एक लास्ट स्टेज पे हम या फिर एक आखिरी पड़ाव पे हम होम्योपैथी तो यूज करेंगे, कुछ है जो हमें कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन अभी भी इंडिया में ऐसा है कि विलेजेस में, गांव में होम्योपैथी में जो साक्षरता कहते हैं वो बहुत ही कम है। तो ईच एंड एवरी पेशेंट और ईच एंड एवरी पर्सन तक ये होम्योपैथी पहुंचे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ट्रू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इधर मैं थोड़ा सा पार्शियली इसको मैं इसको थोड़ा सा लोकलाइज करूंगा आपके ये क्वेश्चन को, कि ये थोड़ा सा लोकेशन डिपेंडेंट है कि कल्चर कैसा है। जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, देन कलकत्ता है, देन ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, बिहार का कुछ एरिया है। इसी तरह से साउथ में अगर देखा जाए तो केरला है, हैदराबाद के अच्छे खासे टाउन्स है। तो उन जगहों पे लोगों को इवन एट द लेवल ऑफ विलेज दे आर वेरी क्लियर, और द होम्योपैथी इज़ वेरी नोन देयर। लोग पहले होम्योपैथ के पास जाते हैं, फिर अगर ज़रूरत लगी तो एलोपैथ के पास जाते हैं।
बट यस कई सारा इतना ही एक बड़ा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत लोकल लेवल पे, स्थानिक लेवल पे आज भी होम्योपैथी नहीं नोन है। तो उसमें सबसे पहला तो मेरा नोट ये होगा कि देखिए, फर्स्ट मूवर्स आर ऑलवेज गेटिंग एन एडवांटेज, बट फर्स्ट मूवर्स आर रेयर। पहले जाने का जो डर है ना, मेडिक टॉक शुरू करना, तो ये हजारों लोग हर साल पास होते हैं। आपको ये थॉट है कि नहीं, मैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करूं जहां पे ये बातें हो, तो वो कम होता है, हमेशा लोग कम करते हैं उसको। तो द आइडिया इज कि लेकिन करने से बहुत फायदा भी है। देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रिसीव द एडवांटेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो द आइडिया इज कि जो गुजरात महाराष्ट्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं, छोटे से एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो मेक श्योर कि आप पहले से ऐसा ठान मत लीजिए कि मेरे एरिया में तो कोई होम्योपैथी को जानता ही नहीं है, तो मैं होम्योपैथी नहीं करूँगा, मैं जनरल प्रैक्टिस करूँगा। ऐसा मत कीजिए। अगर आप हैं, उसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए एंड आप शुरू कीजिए लोगों तक उसको एडुकेट करने के लिए। और शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि बच्चों में दांत आने की तकलीफ के लिए होम्योपैथी इज़ बेस्ट, आप लोगों को बताइए। जैसे कि आप अपना जो गांव है उसमें जो भी आपके सरपंच हैं, आपके जो मोहल्ला के जो क्लिनिक्स हैं, उनको साथ में लेके एक छोटा सा टॉक रखिए कि क्या करती है ये सफ़ेद गोलियां, पहचाने इसको। थोड़ा सा वो लिटरेचर बच्चों को एजुकेट कीजिए। आप जैसे कि आपके वहाँ पे जो भी प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट है या सरकारी अस्पताल है, उधर जाइए और बच्चों को बताइए होम्योपैथी क्या है। अगर कहीं पे मेला लगा है गांव में, तो उधर जाके होम्योपैथी का कैंप कीजिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कैंप। आप भले ही उसमें बायोकेमिकल फेरम फॉस दीजिए, इट्स ओके, बट द पॉइंट इज दैट इस तरह से आप अगर प्रोएक्टिव रहेंगे तो गांव गांव होम्योपैथी पहुंचेगी। लेकिन यस, मैं ज़रूर बताऊंगा कि आज के वक्त में भी हर एक छोटे से छोटे तहसील में, हर एक छोटे से गांव में होम्योपैथी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा, डोंट टेक इट एज अ पॉलिटिकल बायस, पर मैं ज़रूर पॉजिटिव बायस के साथ बताऊंगा कि इस वक्त की ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी बहुत ही प्रोएक्टिव है कि आयुष जो सिस्टम है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं सिद्धा, ये जो आयुष है वो लोगों तक पहुँचे, तो आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, आप लोगों तक बात पहुंचाते रहिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय अ लॉट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। ओके सर, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है आपने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट हाउ डू यू मैनेज केसेस, एक्यूट केसेस, क्रॉनिक केसेस, क्योरेबल केसेस और इनक्योरेबल केसेस आप कैसे ट्रीट करते हैं? और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि आप अपने पेशेंट को काउंसिल कैसे करते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर कुणाल, क्योंकि देखिए, आपका क्लिनिक फुल्ली फंक्शनिंग तभी रहेगा जब आप जो पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस हैं उसके साथ आप सही से डील कर पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्यूट प्रिस्क्रिप्शंस बहुत सिंपली दे पाते हैं, पर क्रोनिक में हम लोग कहीं पे स्टक हो जाते हैं। कई बार क्रोनिक केसेस, कई लोगों को बहुत अच्छा केस लेना आता है, पर अगर किसी पेशेंट की बहुत इमीडिएट डिमांड आई तो अगेन स्टक हो जाते हैं। कई बार चैलेंजिंग केसेस लेने में कई बार डर लगता है कि कैसा रहेगा अगर मैं इसको हाँ बोलूँगा, तो हम वही डर में ना बोल देते हैं कि भाई ये केस मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। और इनक्योरेबल डिजीज़ होता है तो पेशेंट जितना मेलांकोलिक मूड में आता है, या तो पेशेंट जितना फ्रस्ट्रेटेड या उनके रिलेटिव्स जितने पेसिमिस्टिक होते हैं, उससे ज़्यादा कई बार आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, अब भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये होना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। The real way is that being a physician and being a homeopathic physician, we need to be able to deal with all these different segments of diseases, acute, chronic, challenging cases और ये जो incurable cases है, वो ये सारे जो केसेस हैं उसमें हमारा जो अप्रोच है वो ज़रूर बदलता है। कैसे बदलता है? आई विल टेल। पहला, एक्यूट्स में
जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं वो देखता हूँ कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन बना रहे। उसके लिए आई हैव द टीम, आई हैव द स्टाफ, आई हैव द क्लिनिकल असिस्टेंट। उनकी हेल्प के बिना वो संभव नहीं है। बट अगर आपका भी क्लिनिक फुल्ली फंक्शनिंग है, अगर आप जो बिल्कुल बिगिनर हैं और स्टाफ नहीं है, तो भी मेक श्योर कि आपका रात को 1 बजे भी फ़ोन अप्रोचेबल रहना चाहिए। तो ये पहली बात कि एक्यूट्स में यू हेल्थ ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट इज इन पैनिक। तो आपको वो पैनिक की कॉल को सही से रिवर्बरेट करना है, रादर देन कि आप कल दोपहर को, मुझे याद है जब मुझे ही एक बार 2 डिग्री ताव आया था, मुझे लगा मैं होम्योपैथी की दवाई दूं, और होम्योपैथी में मैं पढ़ रहा था 3rd ईयर में। तो एक डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया कि सर मुझे बुखार के लिए दवाई लेनी। उन्होंने बोला आप 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेके आ जाइएगा। So obviously I can't wait for 3 days to take an appointment for my fever. So the idea is ये एक बात। जहाँ तक क्रोनिक कंप्लेंट्स की बात है, वहाँ तक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट को सिर्फ दवाई ना दें, उनके हेल्थ की जर्नी में उनके एक कंपेनियन के तौर पे जुड़ जाएं। उनको लाइफ में क्या बदलाव करना है, उनकी लाइफ के बारे में कंसर्न्ड हो, उनकी लाइफ में उनको क्या क्या चेंज करने ज़रूरी है, उनकी फूड हैबिट्स में क्या क्या चेंज करने ज़रूरी है। बहुत बेसिक चीज़ें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको ऐसा बोलो कि ये चीज़ें बदल दो तो ही मैं दवाई शुरू करूँगा। वी आर नॉट डी इन दैट वे। बट अगर वो कुछ गलत कर रहा है, किसी डिजीज़ के लिए वो हार्मफुल है, जैसे बहुत ज़्यादा बटर पनीर चीज़ ईटर है और आपके पास आता है कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने के लिए, मेक श्योर कि आप उनको हल्का सा गाइड करें, उनके हेल्थ की जर्नी का पार्टिसिपेंट बने, एक कंपनीमेंट बने, वो बहुत कंपेनियन बने, वो बहुत ज़रूरी है। सो इन क्रोनिक डिजीज़ एट क्लिनिक वी ऑलवेज मेक श्योर कि पेशेंट अगर क्रोनिक एलिमेंट के साथ है, पेशेंट अगर दवाई में फॉलोअप में नहीं आता है, तो वी नेवर फॉरगेट टू गिव देम द रिमाइंडर्स कि आप नहीं आए फॉलोअप में, आपकी कंप्लेंट क्रोनिक है, आप छोड़ देंगे तो नुकसान आप ही का है। मेक श्योर दैट यू डोंट लिव इन बिटवीन, डोंट लूज द ट्रस्ट इन बिटवीन, डोंट लूज द पेशेंस इन बिटवीन। तो ये चीज़ों के साथ पेशेंट के साथ रहना पड़ता है इन क्रोनिक कंडीशंस। इन चैलेंजिंग केसेस पेशेंट को साथ में रख के शो अ स्ट्रगल एंड डू अ स्ट्रगल बाय बीइंग वेरी इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसपेरेंट। जैसे केस है मायस्थेनिया ग्रेविस का, आई वॉज ट्राइंग सिंस लॉन्ग, आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प। मैंने रेफर कर दिया, उनको बोला कि भैया मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, कहीं पे मैं स्टक हो चुका हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे एक सीनियर हैं, आप उधर जाइए, उनके पास केस दीजिए, फिर मैं उनसे गाइडेंस लूँगा, फिर समझूंगा और सही दवाई दूंगा। खुद अगर कुछ नहीं ट्रीट कर सकते हैं तो अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा सूडो ईगो में रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप सल्फर बन के ही प्रैक्टिस करेंगे तो ही पेशेंट आपको रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा नहीं है। पेशेंट को आपकी ऑनेस्टी चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी चाहिए। कहीं पे आपको सही दवाई नहीं मिल रही है चैलेंजिंग केस में, टेल देम कि आपका केस मैं मेरे सीनियर्स के साथ डिस्कस करूंगा, आपका केस मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा, एंड देन डू इट सिंसियरली। आई एम श्योर पेशेंट विल रिस्पेक्ट योर आइडियाज़, पेशेंट विल बी विथ यू। सो ये चैलेंजिंग केसेस में मेरा अप्रोच है कि मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ और पूछ के डिस्कस करके फिर सही दवाई के तौर पे जाता हूँ, पर उनकी ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ इनक्योरेबल डिजीज़। उसमें तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेल द पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स वेरी क्लियरली दैट एक्सेप्ट द फेट बट वी आर हियर टू मेक योर लाइफ, वट एवर लाइफ यू हैव, वी आर हियर टू ट्रीट यू एज मच एज वी कैन। तो जो कर रहे हैं वही इंटेंट को आप बरकरार रखेंगे तो प्रैक्टिस का टाइप कोई भी हो, एक्यूट, क्रोनिक, चैलेंजिंग, इनक्योरेबल, यू विल डू गुड। और पेशेंट को काउंसलिंग करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। पेशेंट जो है, काउंसलिंग आई मीन टू से कन्विंस करने की, पेशेंट जो है वो आप ही का जो बिहेवियर है, आप ही का जो इंटेंट है, आप जो कर रहे हैं उसकी जो ऑनेस्टी है, उनको अगर वो देख पाएगा तो नेचुरली वो समझ पाएगा कि नहीं, माय डॉक्टर इज सिंसियरली डूइंग समथिंग फॉर मी, सो गिव हिम सम टाइम, सो बी विथ हिज ओन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, वी विल गेट बेटर। सो दिस इज हाउ आई डील इन एवरीडे केसेस। ओके, तो सर आप म्यूजिक थेरापी में भी बहुत बिलीव करते हैं और आपकी जो ऐप है अवेकन ऐप, उसको एक अवार्ड भी मिला है रिसेंटली इन 2020। तो आप इस म्यूजिक थेरापी के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। ट्रू,
I am a firm believer that music heals. I remember that very initially I did one proving of राग देश. You must be knowing कि म्यूज़िक में अलग अलग राग होते हैं, तो उसमें राग देश जो है, बजे सरगम हर तरफ से गूंज बन के देश राग, एक सॉन्ग उसका बहुत नोन था. तो ये जो राग देश है उसका मैंने प्रूविंग किया था, और उस प्रूविंग का जो डेटा आया था, दिस वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन आई डिस्कस्ड इट with Dr. Rajan Shankaran, he published it in one of the international journals, and where I was blessed enough with a lot of good comments to encourage that yes, music does have or do have the wonderful healing potential. अब इधर मैं म्यूज़िक एज अ मेडिसिन की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट यस, टू कॉम्प्लीमेंट समथिंग गुड इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, म्यूज़िक ज़रूर अच्छे से काम करता है. जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको मैं, तो सपोज़ इफ़ वी आर डीलिंग विद द केस ऑफ दी एलर्जी, पर उसमें पेशेंट का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, और अगर हमें मालूम है कि इसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप हर रोज़ सुबह या हर रोज़ आप जब ड्राइव करते हैं तब आप ये पर्टिकुलर राग सुनिए, या तो जब आप मेडिटेट करते हैं आप ये पर्टिकुलर राग सुनिए. तो उससे अगर उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो उसके भीतर से मॉडरेट होना शुरू होगा, तो ऑब्वियसली ये जो एलर्जी की हमारी दवाई चल रही है उसमें भी जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा और बेहतर और फास्टर मिलेगा. इसी तरह से अगर पेशेंट स्लीपलेसनेस की दवाई ले रहा है, तो उसमें अगर आप बोलेंगे कि आप दवाई तो लीजिए लेकिन उसके साथ आप सोने से पहले ये पर्टिकुलर राग को चालू करके सोइए, तो उससे भी ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स. सो म्यूज़िक थेरेपी तो एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इट, एक्टिव थेरेपी, पैसिव थेरेपी, और पैसिव थेरेपी भी नीडेड केसेस में कौन से केस में कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देना, उसका भी पूरा एक साइंस है कि पेशेंट को फ्लूट में कोई राग सुनने को देना है, सितार में देना है, या तो वायलिन में पेशेंट को सुनने को बोलना है, या तो वोकल सुनाना है, कौन सा राग देना है, कौन से वक्त पे सुनना है, किसमें रिदम इंस्ट्रूमेंट ऐड होने चाहिए, उसका पूरा साइंस है. तो वो मैं कई बार केसेस में, नीडेड केसेस में इंटीग्रेट ज़रूर करता हूँ, एंड वी हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट्स ऑफ द म्यूज़िक थेरेपी. एंड अलोंग विद म्यूज़िक थेरेपी आई ऑल्सो फर्मली बिलीव कि हमारी जो एवरीडे जो लाइफ है उसमें जितनी हेल्थ होगी हमारे मन में और हमारी बॉडीली फिज़िकल हैबिट्स में, जितनी हेल्थ हम फॉलो करेंगे, फिज़िकल हैबिट्स में अगर देखना जाए तो ये इनफ पानी पीना, अच्छा डाइट लेना, हेल्दी वक्त पे सोना, उठना, खाना पीना वगैरह वगैरह, तो वो जो जैसी फिज़िकल या तो एडिक्शन ना रहना, ये जो फिज़िकल बॉडी की जैसी हैबिट्स है उसके तो बेनिफिट होता ही है, पर वो आजकल बहुत अवेयरनेस से लोग कर रहे हैं. पर हमारे मन का स्वास्थ्य वो बहुत ज़रूरी है. एंड इसीलिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट, इसीलिए वी ऑल्सो क्रिएटेड वन ऐप. आई एम को फाउंडर ऑफ वन ऑफ द मेडिटेशन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन अवेकन, AWAKEN. अगर आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं पे भी जाएंगे, अवेकन एक पर्टिकुलर लोगों के साथ दिखेगा. उसमें बहुत सारा मेडिटेशन जो है वो म्यूज़िक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन है. एंड वी आर ब्लेस्ड कि इस बार जब कोविड के वक्त में लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो लोगों को अवेकन ने बहुत ही हेल्प की. एंड दैट्स द रीज़न दैट दिस ईयर वी रिसीव्ड वन अवार्ड ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रेफर्ड mobile application for meditation. In 2020 we received that award from one of the businessmen community. So the idea is that because it has helped a lot, and because I believe, firmly believe, that meditation and meditation with the help of the music, both of these things can complement a lot in the healing process of the patient. Before concluding with this note, I will also सजेस्ट कि अगर आप होम्योपैथ हैं और आप सुन रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप खुद भी हो सके उतना अपने आप को मन से स्वस्थ करें. एक स्वस्थ होम्योपैथ ही दूसरों के डिजीज़ को अनबायस्ड तरीके से देख पाएगा. अगर होम्योपैथ खुद ही इनसिक्योर है,
अगर होम्योपैथ खुद ही ईगो से परेशान है, अगर होम्योपैथ खुद ही आइडेंटिटी के इश्यूज से परेशान है, अगर होम्योपैथ खुद ही अपने आप के जीवन में स्टक है, रिलेशनशिप्स में परेशान है, सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को उसके इश्यूज को स्वस्थ भाव से समझना, एक बहुत ही पुराना एक सॉन्ग है, तलत महमूद जी ने उसको गाया है, लेकिन वो मैं हर बार बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपना जीवन मंत्र ज़रूर बनाओ कि दवा से फ़ायदा होगा कि होगा जहर कातिल से। ये शेर ऐसा है, वो बताता है कि दवा से फ़ायदा होगा कि होगा जहर कातिल से, मरज़ की क्या दवा है, मरज़ इज़ अ पेशेंट, मरज़ की क्या दवा है ये कोई बीमार क्या जाने। अगर आपको मरज़ की दवाई, अगर आपको पेशेंट की दवाई जानना है तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ करना होगा। तो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग पार्ट है होम्योपैथी का कि आप जितने केसेस देखेंगे आप अंदर से ज़्यादा अपने आप को पहचान के स्वस्थ होते जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। सर तो इतने 14 सालों से काम कर रहे हैं, तो सर ने देखा होगा कि तब होम्योपैथी की सिचुएशन कैसी थी, अब कैसी है। तो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं सर कि वेयर डू यू सी होम्योपैथी इन नेक्स्ट 10 years, यानी कि अगले 10 सालों में आप होम्योपैथी को कहाँ पे देखते हो? अगले 10 सालों में होम्योपैथी कहाँ पे है वो हम पे और आप पे निर्भर है। वो सबसे पहला समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके दोनों पोल्स हैं इस आंसर के। एक पोल जो आपको समझना सुनने में बहुत अच्छा लगेगा वो ये है कि होम्योपैथी इज एट अ ग्रेट स्टेज, बेस्ट, सब लोग होम्योपैथी ले रहे होंगे, आप खुश हो जाएंगे, और सही में ऐसा है, लेट मी टेल यू, सही में ऐसा है। पर दूसरा उसका एक ऑपोजिट एक्सट्रीम पोल ये भी है कि होम्योपैथी सिर्फ भारत तक या पाकिस्तान तक सिमट के रह जाएगा और पूरे वर्ल्ड में से होम्योपैथी खत्म हो जाएगा 10 साल के बाद। ये भी उतना ही सच है। इट्स अ बिटर ट्रूथ बट इट्स द ट्रूथ। द रीजन इज दैट होम्योपैथी इज कमिंग अप, इमर्जिंग अप एज अ बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड ऑफ फार्मेकोलॉजी। आप सोचिए ना कि कितना ज़्यादा काम करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, कितने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन बनती है और उसका कितना बड़ा मार्केट है। और वो पूरा बड़ा जो इतना मार्केट है, वो मार्केट में अगर लोगों को एक सब्स्टिट्यूट मिल जाए कि भाई एक सिंपल सी बात एस्टैब्लिश हो जाए लोगों में, सिंपल इतना ही एग्जांपल देता हूँ कि बुखार में पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथी की एकोनाइट या तो जेल्सेमियम या तो बेलाडोना या तो आर्सेनिकम या तो एंटीपायरिन इज इनफ। सिर्फ इतना एस्टैब्लिश हो जाए, कैन यू इमेजिन पैरासीटामोल का कितने करोड़ में मार्केट होगा। एंड अगर ये एस्टैब्लिश हो चुका तो इट बिकम्स अ मेजर थ्रेट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मैं बहुत ही रीसेंट केस एक बताना चाहूंगा डॉक्टर कुणाल। इधर एक पेशेंट है जिनको सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए सिर्फ 2 साल पहले पूरी सैंडविच थेरेपी दी गई थी। उस वक्त भी मैंने बोला था पेशेंट को कि मेक श्योर अगर ज़रूरत है तो जाओ, बाकी ऑपरेट करवा लो, सैंडविच में बच जाओ। यानी कि वो जो सैंडविच थेरेपी यानी पहले रेडिएशन, फिर ऑपरेशन, फिर कीमोथेरेपी। बट ऑब्वियसली पूरा मार्केट यू हैव टू टेक, अदरवाइज ये रिकर होगा, वो होगा, ये होगा करके कंपल्सिवली उनको कीमोथेरेपी के और रेडिएशंस के बहुत सारे शॉट्स और ऑपरेशन, तीनों चीज़ें हुई। उनका कीमोथेरेपी का लास्ट जो डोज था वो करीबन 4 महीने पहले ख़त्म हुआ। एंड राइट नाउ जस्ट रिसेंटली पेशेंट्स रिलेटिव गेव मी अ कॉल दैट शी हैज़ डेवलप्ड अ कैंसर मेटास्टेसिस इन ब्रेन, लंग्स, लीवर एंड बोन्स। सो अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपका कोई इलाज नहीं है। अब आप सोचो, राइट? अब अगर होम्योपैथी में वी नो वी हैव अ फैंटास्टिक मेडिसिन्स फॉर द कैंसर केयर एंड दैट इज ऑल्सो far less harmful than chemotherapy and radiations.
तो अगर होम्योपैथी एस्टैब्लिश हो गई कैंसर केयर में, राइट, तो लोगों को अगर मालूम पड़ गया कि ये तो इससे भी रिकरेंस तो होता ही है सारा लेने के बाद, इससे बेहतर है होम्योपैथी लो, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एट थ्रेट आ जाएगा. सो दैट्स द रीजन दैट नाउअडेज in the modern medicine and in the popular modern western world, they are trying to just prove कि होम्योपैथी से कुछ नहीं होता, होम्योपैथी में साइंस नहीं है, होम्योपैथी में ये नहीं है, होम्योपैथी में, और कितना ऑपोजिट. आप क्योंकि आप सुनने वाले होम्योपैथ्स हैं इसलिए मैं ये बात बता सकता हूँ. लेमेन की अगर ये टॉक होती तो मैं नहीं बताता, ये नहीं बताता, यानी कि वो शायद समझ कंफ्यूज होते. कितना टू ऑपोजिट पोलैरिटी वाला ये जो ब्लेम है वो होम्योपैथी पे लग रहा है. एक पूरा मैकेनिज्म ऐसा बोल रहा है कि होम्योपैथी इज नथिंग बट प्लेसिबो, और दूसरा बड़ा मैकेनिज्म बोल रहा है होम्योपैथी कंटेन स्टीरॉइड. अब मुझे तो वो सवाल आता है कि अब पहले ये तय कर लो कि कुछ है नहीं कि स्टीरॉइड है, बिकॉज स्टीरॉइड होगा तो कितना हार्मफुल होगा, और कुछ नहीं है तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मतलब कि ये दोनों ब्लेम का कोई बेस ही नहीं है. पर क्योंकि हम लोग साइंटिफिकली कई बार प्रैक्टिस करने में कम इंटरेस्ट देते हैं, नंबर 1. दूसरा, हम लोगों का, होम्योपैथ्स का डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक है. अगर किसी सीनियर होम्योपैथ 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसको आप बोलोगे कि आपने एलर्जी के इतने ज़्यादा केसेस ट्रीट किए, वेरी नाइस, तो आपने एलर्जी के कितने केसेस ट्रीट किए? वो बोलेगा शायद कि मैंने 3000 किए. बट आई एम गिविंग यू गारंटी दैट अनफॉर्चुनेटली उनको आप बोलोगे कि आप वो 3000 पेशेंट के IgE रिपोर्ट्स बिफोर आफ्टर का मुझे डॉक्यूमेंट दे पाएंगे तो मैं किसी जगह पे पब्लिश कर पाऊँ? वो बोलेगा यार मैं रिपोर्ट्स तो पेशेंट का बस देख लेता हूँ, मांगता नहीं. अच्छे सीनियर लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं. हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक है. तो आने वाले 10 साल के बाद होम्योपैथी कहाँ है? तो लेट मी टेल यू, होम्योपैथी बहुत अच्छी जगह पे है. आप लोगों को बहुत कम स्ट्रगल करनी है. मेरे से भी जो सीनियर थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत कम पैसे कमाए हैं. मेरी जो जनरेशन है उन्होंने स्ट्रगल की है, पर हमारा अर्निंग, हमारा सोशल स्ट्रेटा पिछली पीढ़ियों के रिलेशन में अगर देखा जाए, उनके रिलेवेंस में, रिलेटिविटी के डायमेंशन से देखा जाए तो कम स्ट्रगल से अचीव हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बेस तैयार किया. वी आर ग्रेटफुल टू दोज जनरेशंस. एंड देन नाउ those who are listening this, those who are watching this, I would rather say you, आपके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं और अच्छा फाउंडेशन हो. आपको तो गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव, आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं बीइंग अ होम्योपैथ. आपके पास गवर्नमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है, आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है. कॉलेजेस आर नाउ वेल इक्विप्ड, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दी कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डायमेंशन से. सो हर एक कॉलेजेस की अभी OPD अच्छी डेवलप्ड है, कॉलेजेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विप्ड स्टाफ है. तो आप उस रिसोर्सेज का हो सके उतना अच्छा फ़ायदा उठा के होम्योपैथी आने वाले 10 सालों में जहाँ पे जाए उधर अपना भी एक इम्पोर्टेंट योगदान दें. सो टू समराइज, होम्योपैथी का गोल्डन टाइम हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. आफ्टर 10 years होम्योपैथी विल बी एट अ ग्रेट स्टेज, क्योंकि लोग होम्योपैथी को समझते हैं. चाहे एजेंसीज कुछ भी बोले, मीडिया कुछ भी बोले, पीपल ट्रस्ट होम्योपैथी. पर वो ट्रस्ट तभी काम आएगा जब हम उस ट्रस्ट पे खरे उतरेंगे. तो आने वाले 10 साल के बाद होम्योपैथी को जहाँ पे भी पहुँचाना है वो मेरे और आपके हाथ में है. कीप डूइंग योर बेस्ट विथ योर सेल्फ टू टेक होम्योपैथी टू द नेक्स्ट लेवल. थैंक यू, बहुत ही बढ़िया आंसर सर जी. आई होप कि हमारे इस इंटरव्यू से जो बिगिनर्स है, स्टूडेंट्स है, जो होम्योपैथी में भी जो नए आए हैं, उन्हें भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ दिशा मिलेगी, और कुछ वो जानेंगे होम्योपैथी के बारे में कि क्या सिनारियो है. तो थैंक यू वेरी मच. हम सभी सर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि सर ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया है. अपनी OPD आज बंद रखी है सर ने हमारे लिए. तो सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं. और आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको समराइज करते हुए ऐसा कहना चाहूँगा कि जो भी आपके सीनियर्स हैं जो होम्योपैथी में अभी भी वर्क कर रहे हैं और होम्योपैथी को आगे बढ़ा देने का ट्राई कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनसे सीखिए. आप बहुत कुछ सीखेंगे. ओके, सो वी आर कंप्लीटिंग आवर दिस सेशन हियर, एंड आई होप के
फ्यूचर में कुछ लर्निंग सेशन भी सर हमारे साथ करें और अपना ज्ञान हम सब में बांटें, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। Sure, Dr. Kunal. And before you completely conclude, I would sure like to thank you actually for creating such a wonderful platform कि मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं वो अगर आप शेयर करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन जब प्रिपेयर होती है वो देख के हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ख़ास ये जो भी ये लोग सुनते हैं मैं ज़रूर उनको ऐसा बोलूँगा कि डॉक्टर कुणाल की ये जो मेडिक टॉक्स ये जो यूट्यूब चैनल हैं उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ना कि सिर्फ ये वीडियो पर जो भी कुछ वीडियोस मेडिक टॉक्स पे आते हैं आने वाले दिनों में तो वो सबको आप अपनी तरह से शेयर भी करते रहिए, क्योंकि हम अच्छा खासा टाइम सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त को कुछ ऐसा प्रोडक्टिव मिल जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो वी ऑल विल बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर कुणाल फॉर क्रिएटिंग दिस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। ओके, वी आर कंप्लीटिंग आवर सेशन हियर। थैंक यू, टेक केयर।